गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल आपको अनुप्रस्थ तरंग अनुदैर्घ्य तरंग में अंतर बताया गया था। तरंग के संबंध में कुछ परिभाषाएं बताई गई थी। आवृत्ति, वेग और तरंग दैर्घ्य में संबंध बताया गया था। ठीक है ना। आपको बता रहा है तारत्व क्या होता है। पिच किसे बोलते हैं, PITCH, तारत्व। तारत्व क्या है? तारत्व के इंग्लिश कहते हैं पिच, PITCH। पिच क्या होता है, तारत्व क्या होता है? पिच या तारत्व ध्वनि का वह गुण होता है जिसके द्वारा हम मोटी तथा तेज या बारीक ध्वनियों के बीच अंतर कर सकते हैं। तारत्व का मतलब होता है जब जो हमारी आवाज होती है वो तीक्ष्ण है, मोटी आवाज है, पतली आवाज है, उनके बीच में जो अंतर कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए पुरुषों की जो ध्वनि होती है वो प्रायः मोटी होती है, स्त्रियों व बच्चों की ध्वनि प्रायः बारीक होती है। मोटी आवाज को नीचे तारत्व की तथा बारीक ध्वनि को ऊंचे तारत्व की ध्वनि कहते हैं। इस प्रकार पुरुषों की ध्वनि नीचे तारत्व की होती है और स्त्रियों व बच्चों की ध्वनि ऊंचे तारत्व की होती है। इससे स्पष्ट यह होता है जो मोटी आवाज होती है वो कम दूरी तक हमें सुनाई देती है, जो पतली और सुरीली आवाज होती है, तीखी आवाज होती है, बारीक आवाज होती है, वो तेज दूर तक सुनाई देती है। इससे हम कह सकते हैं कि जो पुरुषों की ध्वनि होती है वो नीचे तारत्व की होती है और जो स्त्रियों या बच्चों की ध्वनि होती है वो ऊंचे तारत्व की होती है। इसी को हम तारत्व कहते हैं। कोई पूछ ले तो तारत्व क्या होता है, पिच क्या है, तो बताएंगे तारत्व या पिच ध्वनि का वह गुण है जिसके द्वारा हम मोटी आवाज, तीक्ष्ण आवाज, बारीक आवाज में अंतर कर पाते हैं। अधिकांशतः देखते हैं कि पुरुषों की आवाज मोटी होती है, स्त्रियों या बच्चों की आवाज पतली और तीक्ष्ण या बारीक होती है, जिससे हम अंदाजा लगा लेते हैं कि किसकी आवाज कितनी दूर तक सुनाई देती है। तो जो मोटी आवाज होती है वो कम दूरी तय करेगी और जो तीक्ष्ण या बारीक आवाज होगी वो अधिक दूरी तय करेगी। इससे हम कह सकते हैं कि जो पुरुषों की ध्वनि होती है, जो पुरुषों की आवाज होती है वो नीचे तारत्व की होती है और जो स्त्री या बच्चों की ध्वनि होती है वो ऊंचे तारत्व की होती है। अतः ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। इससे हम कह सकते हैं कि ध्वनि का जो तारत्व होता है उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि की आवृत्ति जितनी अधिक होती है उसका तारत्व उतना ही ऊंचा होता है। जैसे मान लीजिए शेर की दहाड़ है तथा मच्छर की भिनभिनाहट है, तो शेर की दहाड़ और मच्छर की भिनभिनाहट में शेर की दहाड़ का तारत्व नीचा होता है जबकि मच्छर की भिनभिनाहट का तारत्व ऊंचा होता है। इसका कारण यह है कि शेर की दहाड़ से मच्छर की भिनभिनाहट की आवृत्ति कहीं अधिक होती है। गला बैठने पर गले से उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति कम होती है, अतः ध्वनि का तारत्व नीचे हो जाता है और आवाज मोटी हो जाती है। ये रहा आपका तारत्व। ध्वनि का वेग, वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि का वेग क्या होता है? यह साधारण सी बात होती है कि ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में समय लगता है। ध्वनि है बोलेंगे कुछ वहां, जैसे हम यहाँ कोई आवाज बोलते हैं आप तक पहुंचती है तो कुछ समय लगेगा उसमें। तो यह साधारण सी बात है कि ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब पहुंचते हैं तो उसमें कुछ समय लगता है। इसके अनेक उदाहरण हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए बरसात के दिनों में
आकाश में बिजली की चमक तथा कड़क एक साथ उत्पन्न होती है। बरसात के दिनों में जो आकाश में जो बिजली की चमक होती है तथा कड़क एक साथ उत्पन्न होती है, परंतु जो चमक पहले दिखाई देती है और कड़क की ध्वनि जो है बाद में सुनाई देती है। जैसे क्रिकेट का खिलाड़ी जब बल्ले से गेंद में चोट मारता है तो दूर बैठे दर्शकों को गेंद पहले दिखाई देती है और चोट की ध्वनि बाद में सुनाई देती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ध्वनि तरंगें किसी भी भौतिक माध्यम जैसे वायु, जल, लोहा में ही संचरित होती है। इसके अतिरिक्त ऐसी तरंगें भी होती हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे प्रकाश तरंगें, ऊष्मीय विकिरण, रेडियो तरंगें, एक्स किरणें, गामा किरणें आदि विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं आने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो विद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत तलों में कंपन करते रहते हैं और रिक्त स्थान में प्रकाश को चाल से आगे बढ़ते हैं। इन क्षेत्रों में जो संचरण की दिशा होती है वो तल के लंबवत होती है। जैसे आपको कल बताया गया था अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर। अब आते हैं जो ध्वनि तरंगें होती हैं, तो ध्वनि तरंगों की आवृत्ति और परिसर क्या होता है उसका वर्गीकरण करते हैं। तो जो ध्वनि तरंगें होती हैं उन ध्वनि तरंगों में आवृत्तियों के एक बहुत बड़े परिसर तक उत्पन्न किया जा सकता है। इस आधार पर हम ध्वनि तरंगों को निम्न भागों में विभक्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहली तरंग है श्रव्य तरंगें। श्रव्य तरंगें क्या होती हैं? जिन तरंगों को हमारा कान आसानी से सुन सकता है उन्हें हम श्रव्य तरंगें कहते हैं। श्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। इन निम्नतम तथा उच्चतम आवृत्तियों को श्रव्यता की सीमा कहते हैं। जो न्यूनतम होती है या उच्चतम होती है उन्हें हम तरंगों की सीमा कहते हैं। तो आगे पूछा जाएगा श्रव्य तरंगें क्या होती हैं? तो श्रव्य तरंगें वे तरंगें होती हैं जिन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है उन्हें श्रव्य तरंगें कहते हैं। अब आते हैं आगे अपश्रव्य तरंगें। अपश्रव्य तरंगें क्या होती हैं? उन अनुदैर्ध्य तरंगों को जिनकी आवृत्तियां निम्न श्रव्य आवृत्ति यानी 20 हर्ट्ज से नीचे होती है उन्हें अपश्रव्य तरंगें कहते हैं। इन तरंगों को हमारा कान नहीं सुन सकता है। जैसे भूचाल के समय पृथ्वी में बहुत लंबी तरंगें उत्पन्न होती हैं, जैसे भूकंप आता है, यानी इन तरंगों को हमारा कान नहीं सुन सकता है, उन्हें हम अपश्रव्य तरंगें कहते हैं। पूछा जाए कि अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो जो अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज तक होती है। श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। इसके बाद आते हैं पराश्रव्य तरंगें। इन तरंगों की आवृत्ति बहुत अधिक होती है, लगभग 20,000 हर्ट्ज से ऊंची होती है। उन्हें हम पराश्रव्य तरंगें कहते हैं। इन तरंगों को भी हमारा कान नहीं सुन सकता है। इन तरंगों को जैसे गाल्टन की सीटी द्वारा तथा ताप विद्युत प्रभाव की विधि द्वारा क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के कंपनों से उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों की आवृत्ति बहुत ऊंची होने के कारण ये अपने साथ बहुत ऊर्जा ले जाती हैं और साथ ही इनकी तरंग बहुत छोटी होने के कारण इन्हें एक पतले किरण पुंज के रूप में बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। इन गुणों के कारण इन तरंगों के उदाहरण हैं
ध्वनि तरंगों का परावर्तन। तो ये आप ये तक रखिए, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति परिसर आपको बता दिया गया है। जो श्रव्य तरंगे होती हैं उनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। जो अपश्रव्य तरंगे होती हैं उनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज तक होती है, और जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं उनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक, अब यहीं तक कि आप जो है लिखने के नोट्स भेज देंगे। बस 2-3 दिनों में ये चैप्टर समाप्त होने वाला है। याद करते रहिए आप लोग, जो नोट्स आपको भेजा गया है वो नोट्स आप लोग याद करते रहिए। इसके बाद इसी पार्ट के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं बुक में है, वो बुक का ही इमेज हम जो है आपको भेज देंगे, जिससे आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक, धन्यवाद।